Good evening, everybody. Sashi, good evening. Teeraj Singh, very, very good evening. भूपेन डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना? इसको डिस्कस करेंगे, जो आप पूछ रहे हैं डिस्कस कर लेंगे इसको. These are the concepts of political science. We shall discuss it, right? Very good evening. कल का लेक्चर आप लोगों के समझ में आया? जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आई? Could you get the basic idea of the competition? बेसिक आइडिया समझ में आया आप लोगों के? गुड. चलिए, अब हम लोगों ने पॉलिटी में जो शुरू किया है, टर्म्स एंड फ्रेजेस. हमने डिस्कस करने शुरू किए हैं टर्म्स एंड फ्रेजेस. ठीक है? दो टर्म्स हमने डिस्कस की. एक तो हमने स्टेट डिस्कस की, और स्टेट के जो मैनिफेस्टेशन है वो गवर्नमेंट के तौर पे आ जाते हैं. गवर्नमेंट का मैंने आपको बहुत क्रूड तरीके से बताया गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है. दो बातें हमने डिस्कस की कल. स्टेट होती है, स्टेट के कुछ फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स मिलने लगे तो हम स्टेट कह देते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सोवरन उसका होना होता है. फिर गवर्नमेंट को डिस्कस किया, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है वो गवर्नमेंट होती है. अभी हम लोग फंडामेंटल्स कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स एंड फ्रेजेस जो हमारे आगे आते चले जाएंगे, जिनको इस्तेमाल करेंगे उनको डिफाइन कर लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. तो दो डिस्कस हो गई. अब डिस्कस करते हैं. हमने कहा कि स्टेट होती है और स्टेट को रिप्रेजेंट गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट के पास पॉलिसी मेकिंग की पावर है. वो लोगों के वेलफेयर ओरिएंटेशन के को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाती है, उन्हें एग्जीक्यूट करती है, ताकि गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, पॉलिसी बन जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है. अल्टीमेट मकसद इज टू मूव फ्रॉम बैड गवर्नेंस और मिस गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस. और इस कंटिन्यूअम को पार करने के लिए बीच में ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, चाहे मैन हो, मटेरियल हो या मैसेज हो. मैन मतलब सरकार, इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग. मटेरियल का मतलब संसाधन, रिसोर्सेज. और जो मैसेज है वो है उसको लोगों तक पहुंचाना, बात को पहुंचाना. इनमें कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क रहता है. उनके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनको रिजॉल्व करते हैं. गुड गवर्नेंस की तरफ हमेशा ही हर सरकार कोशिश करती रहती है. अब इतनी बात हो गई. अब बात होती है कि ये सारी की सारी चीजें
होती किस चीज के तहत है, ये सारी की सारी चीजें किस चीज के तहत होती हैं, तो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, होता है एक संविधान। क्यों होता है संविधान, क्यों होना चाहिए संविधान, क्यों इंपॉर्टेंट होता है संविधान? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो काम करता है, अगर वहां पर कुछ रूल्स निर्धारित ना किए जाएं तो वहां पर काम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सिंपल शब्दों में समझे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डरली तरीके से चलाने के लिए जो हम नियम बना लेते हैं उसको हम रूल्स रेगुलेशंस या उस पर्टिकुलर एंटिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। जब हम कंट्री के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी, जो कंट्री है हमारा, वो ऑर्डरली वे में चले, गुड गवर्नेंस की तरफ चले, उसको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इज द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है संविधान देश का, वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या लिखा? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये सबसे फंडामेंटल लॉ होता है। इसी के तहत ये जो बेसिक पॉलिसी है देश की, जो बेसिक पॉलिसी है वो हम संविधान में दिखा देते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। अब ऑब्वियसली मोटे मोटे तौर पे सोचें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रेडीमेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स विच में अकर। बनाने वालों ने ये सोचा, हम एक संस्था चलाने जा रहे हैं, हम सिस्टम चलाने जा रहे हैं, हमने सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले से कुछ नियम बना लेते हैं। क्या क्या हो सकता है हम एंटिसिपेट कर लेते हैं। इस एंटिसिपेशन को करते हुए हमने बिफोर हैंड बहुत सारे नियम बना के रख दिए कि जब भी ये प्रॉब्लम आए इसका ये आंसर है, ये प्रॉब्लम है इसका ये आंसर है, ये प्रॉब्लम है इसका ये आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम्स समय के हिसाब से बदलती हैं, प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। इसलिए सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी बेसिक पॉलिसी है, वो ये है, और आने वाली प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने के लिए आप बेसिक पॉलिसी को फॉलो करते जाइए। मैंने ये कह दिया कि भाई हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री। हमने कह दिया, हम ये मानते हैं इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। अब इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री हमारी बेसिक पॉलिसी हो गई। अब इस बेसिक पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम फर्दर नियम बना लेंगे ताकि हम ये दिखा पाए कि हमारी बेसिक पॉलिसी से निकलते हैं नियम। जैसे मैंने ये कह दिया, इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री, शांति स्थापित करना चाहता है, इसलिए ना तो रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया इधर है, ना ही इंडिया इधर है, और इंडिया ये बोलता है कि वार्ताओं से चीजें सुलझ सकती हैं, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर एज। भारत सरकार ने कह दिया वॉर सॉल्यूशन नहीं होता है इस एज में। ये हमारा क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है फॉरेन पॉलिसी का। या हमने कह दिया कि हम न्यूक्लियर पावर तो बनाएंगे लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इज व्हाट, नो फर्स्ट यूज रूल इज व्हाट, मैनिफेस्टेशन ऑफ द बेसिक पॉलिसी दैट इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री। तो हम एक बेसिक फंडामेंटल लॉ बना लेते हैं, और बेसिक फंडामेंटल लॉ को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द डायरेक्ट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स कीप ऑन चेंजिंग। उनका नेचर चेंज होता है, नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। ऐसे में फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है, मैं ये तो बताता हूं कि मेरी बेसिक पॉलिसी ये है, लेकिन मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप इस पे और फर्दर चीजें बना सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ द लैंड होता है, इसमें फिर फर्दर आप देखते हैं तो कुछ और लॉज आ जाते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी लॉज। अब ये चीजें सब समझ में आ जाएंगी। स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं? संविधान ने कहा कि हुआ करेगी एक पार्लियामेंट, संविधान ने कहा हुआ करेगी एक पार्लियामेंट। मैंने बहुत सी बातें तो आपको बता दी हैं, फिर भी आपको लगे कि कुछ चीज और रह गई है तो आप उसके लिए लॉ बना लीजिए। तो वो लॉ जो पार्लियामेंट बना देती है वो कहलाते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैसा है? ये लॉ है ना। मनरेगा ये क्या है? ये एक लॉ है। ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी लॉज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है,
बट ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ चीजों को एड्रेस कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में एड्रेस्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 41 में कि जहां तक हो सके सरकार अपने संसाधन देखते हुए जहां तक हो सके लोगों को रोजगार दे दे। रोजगार देने की बात की, सरकार ने देखा कि ठीक है हम रोजगार दे सकते हैं, तो सरकार ने क्या किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। तो जो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है इसको समझते हुए हमने गैप्स को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और डेफिनेशंस ले ली, जैसे कि एक हो गया स्टैट्यूटरी लॉ, ये पार्लियामेंट बना देती है, ये भी काम आते हैं देश को रेगुलेट करने के लिए। ये संविधान के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इनका संविधान का संबंध क्या है अभी बता दूंगा आपको। स्टैट्यूटरी लॉ हो जाता है, साथ साथ ऑर्डिनेंसेस हो जाते हैं, अध्यादेश हो जाते हैं। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं पार्लियामेंट में समझेंगे हम, शॉर्ट में ऐसे समझ लेते हैं, लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, लॉ बनाने का काम संसद का है, लेकिन जब संसद ना बैठी हुई हो, जो लॉ बनाने वाले ना बैठे हों, तो उनकी जगह पर जब सरकार लॉ बना देती है उसे अध्यादेश कहते हैं। तो एक तो हो गया स्टैट्यूटरी लॉ, बाकायदा पार्लियामेंट ने पास किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि दिल्ली सरकार में जो जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली सरकार के तहत काम करेंगे, तो सरकार ने तुरंत एक उसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया। उस समय पार्लियामेंट बैठी हुई नहीं थी, तुरंत उनके लिए अध्यादेश जारी कर दिया। तो अध्यादेश भी जैसे कानून होता है। तो संविधान को सपोर्ट करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट तो हो गया स्टैट्यूटरी लॉ, उससे भी हम रेगुलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या अध्यादेश भी इसका एक अगला एंगल हो जाता है, ये भी कानून की तरह काम करता है। जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, वो भी ऐसे काम करते हैं जैसे कि कानून है। सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां जहां हमको गैप दिखेंगे हम आपको जरूर बोलेंगे कि यहां पर आप लॉ बना दीजिए, लेकिन हमको लगता है जरूरी है तो हम आपका वेट नहीं करेंगे, हम वहां पर खुद बता देंगे। और जब तक आप लॉ नहीं बनाएंगे तब तक हमारा आदेश ही, हमारा जजमेंट ही लॉ होगा। जैसे मार्च 2023 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर बाकी के दोनों, इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी हुआ करेगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, सीजीआई होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, ये तीनों जिसका नाम लेंगे वही अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए राष्ट्रपति जिसको चाहे अपॉइंट कर दे, जिसका नाम सरकार ले ले, लेकिन सरकार तो हो सकता है अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दे। अब क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अपॉइंट किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब तक आप इस पे लॉ क्लियरली नहीं बना देते तब तक हमारा जजमेंट ऐसे होगा जैसे कि लॉ है। तो जुडिशियल डिसीजंस भी कई बार ऐसी जगह काम कर देते हैं जहां लॉ एब्सेंट होता है, लॉ शांत होता है, वहां जुडिशियल डिसीजंस गैप फिल कर देते हैं। 1997 में वो जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, अत्याचार होता है, वो चीज अनएड्रेस्ड थी डायरेक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कह दिया जब तक आप इस पे कानून नहीं बनाते तब तक विशाखा गाइडलाइंस ऐसे इस्तेमाल होंगी जैसे कि ये कानून है। बाद में 2012 में जाकर उस पर कानून बन गया, 2013 में जाकर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस वो कानून बन गया, उसके बाद वो कानून लागू होने लगा। तो एक तो संविधान के साथ साथ लॉ बन जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है तो सरकार लॉ बना देती है, अध्यादेश इसे कह देते हैं। अभी इनको बात शॉर्ट में समझ लीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लॉ की तरह काम करने लगते हैं यदि कोई लॉ उस पर बनाया हुआ नहीं है, या रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं। मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दी गई, एनजीटी बना दी गई। अब एनजीटी ने प्लास्टिक पॉल्यूशन के रूल्स बना दिए। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके लिए कानून पास कर दिया गया था, एक कानून पास किया, उसके तहत एनजीटी बन जाती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये जो बॉडी है इसके पास अधिकार है कि ये बॉडी काम कैसे करेगी उसके लिए अपने नियम बना ले। तो जब
एक कानून बनाकर हम उस कानून के तहत जो बॉडी है उसको ये कह देते हैं कि अपने को चलाने के लिए आप छोटे छोटे नियम बना लीजिए, तो ये नियम भी होते हैं जिनको हम रूल्स रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस कह देते हैं। ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, वो नियम बना लेती है, इस नियम के तहत हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन के पास एक इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर है। इलेक्शन कमीशन के पास एक इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर है। वो क्या है? इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया रूल्स एंड रेगुलेशन जैसी चीज हो गई। ऐसे ही सभी संस्थाओं के पास नियम बनाने की अनुमति होती है। अब पार्लियामेंट अगर नियम भी बनाने लगे तो फिर पार्लियामेंट का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट क्या करता है? मेजर पॉलिसी बना देता है और उस पॉलिसी में जो डिटेलिंग में जाने की परमिशन उस संस्था को दे देता है जो संस्था उस कानून के तहत बनाई जा रही होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये भी कानून को सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और होते हैं कुछ कन्वेंशंस, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ परंपराएं वगैरह होती हैं, उनको कहते हैं कन्वेंशंस। ठीक है। तो जैसे कि बजट है, हमेशा फरवरी के आखिरी दिन शाम को 5 बजे पेश हुआ करता था, उसे 11 बजे कर दिया गया और कई सालों से हो रहा था, उसे 11 बजे कर दिया गया तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कन्वेंशंस आर दोज अनरिटन लॉज, conventions are those unwritten laws which are followed like a law but which are not mentioned somewhere like a law। वो ऐसी परंपराएं हैं, उनका फोर्स ऐसा है जैसे कि लॉ है, लेकिन वो कहीं लॉ की तरह लिखी हुई नहीं है। इन्हें परंपराएं कह देते हैं। ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं मिला के इन्हें लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी लॉज, अध्यादेश, जुडिशियल डिसीजंस, रूल्स रेगुलेशंस एंड कन्वेंशंस, इनको आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5। ये जो पांचों हैं, इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। all these subordinate laws, all these small laws, they all flow from the constitution। तो हमने बता दिया, संविधान निर्माताओं ने बता दिया कि ये देश का बेसिक कानून है, ये देश की बेसिक पॉलिसी है। इस बेसिक पॉलिसी को समझते जाइए, जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाए उनके लिए आप नियम बनाते जाइए, जितने नियम बनाते जाइए। तो संविधान को सप्लीमेंट करने के लिए हम फर्दर रूल मेकिंग, फर्दर लॉ मेकिंग करते रहते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। स्टैट्यूटरी लॉज भी कहते हैं, अध्यादेश भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, रूल्स रेगुलेशंस भी हैं और कन्वेंशंस भी है। ये सब के सब इस्तेमाल होते हैं जब हम कानून की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका फादर है। मतलब शॉर्ट में समझें, द डीएनए ऑफ स्टैट्यूटरी लॉज, डीएनए ऑफ ऑर्डिनेंस, डीएनए ऑफ जुडिशियल डिसीजन, डीएनए ऑफ कन्वेंशन, डीएनए ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड मैच विद द डीएनए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बच्चे हैं। मतलब इन सबका डीएनए संविधान के डीएनए से मैच होना जरूरी है। अगर ये कुछ संविधान के अगेंस्ट जाते हैं, इसका मतलब है संविधान, सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये संविधान के अगेंस्ट है, इसलिए इन्हें माना नहीं जाएगा। इसलिए नथिंग कैन बी डन विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता है, वो देश की बेसिक पॉलिसी है। बेसिक पॉलिसी को समझते हुए हम एन नंबर ऑफ लॉज बना लेते हैं जो संविधान को सप्लीमेंट करते हैं देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसलिए हुआ करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि उसको फॉलो करते हुए देश में गुड गवर्नेंस हो जाए, सभी लोग नियमों के तहत काम करें। हेंस देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? अभिनव, तीरथ सिंह, भूपेंद्र, साशी, गॉट दिस आइडिया? बहुत सिंपल सेंटेंस याद कर लीजिए। एवरी लॉ, every other rules, regulations, law apart from the constitution has to abide by the constitution. If not, that particular rules, regulations, law shall stand, you can say, quashed by the supreme court। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो वो संविधान, उस सुप्रीम कोर्ट उसे लागू नहीं होने देगा, चलने नहीं देगा। ठीक, चलिए। तो हुआ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान हमारा बेसिक लॉ है। वैसे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन shows relationship between state and citizens and citizens and citizens। जो संविधान है वो बताता है क्या रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स
और क्या रिलेशनशिप है बिटवीन सिटीजन्स एंड सिटीजन, इनके बीच की जो रिलेशंस है उसको डिफाइन करता है। स्टेट के पास पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं। स्टेट, शॉर्ट में समझे, स्टेट के पास पावर्स एंड फंक्शंस है, इनको करने के लिए कुछ पावर दी गई है और पावर का इस्तेमाल करेंगे, इनको काम बता दिए गए आपको ये काम करने हैं। और सिटीजन्स के पास राइट्स होते हैं, इनके बीच का ये संबंध है, सिटीजन्स के राइट्स का संबंध, कैसे वो फुलफिल कराएंगे स्टेट से अपने अधिकारों को, इसका डिपिक्शन संविधान में हो जाता है। या नागरिक और नागरिक के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, इसका रिलेशन दे देते हैं। इट बेसिकली डिस्क्राइब्स ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस which are part of the governance, how would they fulfill the requirements of the citizens and what relation citizens will have with each other, एक दूसरे के साथ उनके क्या संबंध रहेंगे, ये बता देता है संविधान मोटे मोटे तौर पे। समझ में आ गया? ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो डिफाइन करता है संविधान, एक तरह डिफाइन करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, संविधान एक तरफ डिफाइन करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, जितनी स्टेट की एजेंसियां हैं, उनके जो पावर्स एंड फंक्शंस उनको डिफाइन करता है। क्लियर? लेकिन ये पावर्स और फंक्शंस कैन दीज बी एब्सोल्यूट? ये जो पावर दी गई है सरकारी संस्थाओं को, ऑर्गन्स को जो पावर दी गई है, क्या ये एब्सोल्यूट हो सकती है? कैन इट बी एब्सोल्यूट? क्या संविधान इस नेचर का हो सकता है? अगर वो संविधान जिसका आइडिया लोगों का वेलफेयर है, वो संविधान जिसका आइडिया पीस है, क्या वो ऐसी संस्थाएं गठित कर सकता है, कंसीव कर सकता है, जिसमें वो संस्थाओं को अनलिमिटेड पावर दे दे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो संविधान पीस पे आधारित नहीं है, लोगों के वेलफेयर पे आधारित नहीं होता है। इसलिए एक तरफ तो संविधान लोगों संस्थाओं को पावर्स एंड फंक्शंस देता है, उनको एंडो करता है कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए ताकि लोगों का वेलफेयर हो जाए, साथ साथ इस संविधान उनके ऊपर लिमिटेशंस ऑन दीज ऑर्गन्स, साथ साथ अच्छे संविधान का काम यह भी होता है, एक तरफ तो वो बॉडीज को यह भी बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी बताता है, लेकिन साथ साथ यही बताता है ये आपकी हदें हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इसलिए संविधान का एक काम लिमिटेशंस ऑन द ऑर्गन्स भी होता है। अगर संविधान ऐसा लिखा गया है जिसमें कोई भी ऑर्गन सुप्रीम पावर अपने हाथ में ले ले, इसका मतलब वो संविधान उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा जिस उद्देश्य के साथ वो बनाया गया है। तो संविधान के मोटे मोटे तौर पे दो काम आप समझ लीजिए, एक तरफ तो वो गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाता है, साथ साथ वो ऐसी योजनाएं भी बनाता है, ऐसे सिस्टम भी बनाता है ताकि कोई उसमें एब्सोल्यूट पावर ना ले ले, ताकि वो लिमिट में काम करें। अगर ऐसी ऑर्गन्स बना देंगे जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो जाएगी, इसका मतलब है फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो संविधान ये भी ध्यान रखता है कि मैं किसी को अनलिमिटेड पावर ना दे दूं, इसलिए संविधान ऑलवेज इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से संविधान बॉडी ऑर्गन्स के जो संविधान की जो बॉडी है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, उन ऑर्गन्स के ऊपर लिमिटेशंस भी डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, लिमिटेशन का एक बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज collectively responsible to लोकसभा। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिख दिया गया। अभी बस एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हम बहुत ध्यान से करें, विस्तार से करेंगे। संविधान के आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है जो मंत्री परिषद है
ये एज ए होल इज आंसरेबल टू पीपुल ऑफ इंडिया एंड पीपुल ऑफ इंडिया आर रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। लोकसभा लोगों द्वारा सीधा चुना हुआ हाउस है। इसका मतलब जो भारत सरकार है, जिसका नाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसको आंसरेबल है? लोकसभा को है। इसका मतलब ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार के ऊपर एक लिमिटेशन है। जब तक इस लिमिटेशन के तहत आप काम करेंगे, जब तक इस लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए काम करेंगे, तब तक तो आप लोकसभा में सरकार बनाकर रह सकते हैं। जैसे ही आप इस लिमिट के बाहर जाएंगे, आप अपनी जवाबदेही पूरी नहीं कर पाएंगे, आप लिमिटेशन पूरी नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशन से बाहर जाएंगे, वैसे ही संविधान ये अलाउ करता है कि आपको हटा दिया जाए। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस लिमिटेशन के बाहर जाके काम करता है तो ऑपोजिशन ले आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी इस लिमिटेशन को सरकार तोड़ने की कोशिश करती है, इसका मतलब सरकार की जवाबदेही है लोगों के प्रति थ्रू लोकसभा इज व्हाट? इज अ सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट whosoever is forming the government, they are bound by the article of the constitution whereby they have to fulfill their duty for whatever actions are they taking, they have to be accountable for that। जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और लोकसभा में एमपीज उनसे कह सकते हैं ये एक्शन आपने क्यों लिया, इसका लॉजिकल आंसर दीजिए। नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब आप लिमिटेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन। इसलिए संविधान में यहां वहां जहां तहां बहुत सारी लिमिटेशंस लिखी हुई हैं। अगर लिमिटेशन के बिना संविधान बना, इसका मतलब वो संविधान सही नहीं है। अगर आप आर्मी को सारी पावर दे देंगे, हो सकता है आर्मी उन क्लॉजेस का इस्तेमाल करके सारी पावर अपने हाथ में ले ले, इसका मतलब ये संविधान सही संविधान नहीं है। इसलिए संविधान का एक और कार्य होता है कि संविधान लिमिटेड गवर्नमेंट बनाता है। सो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन नॉट बी अनलिमिटेड, गवर्नमेंट हैज टू बी लिमिटेड। गवर्नमेंट कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। जब गवर्नमेंट अनलिमिटेड होगी, तो फिर वो फोर्स का इस्तेमाल करेगी। जब गवर्नमेंट लिमिटेड होगी तो वो अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी। जब गवर्नमेंट अनलिमिटेड होगी तो वो फोर्स का इस्तेमाल करेगी। जब गवर्नमेंट लिमिटेड होगी तो वो अथॉरिटी का इस्तेमाल करेगी। अथॉरिटी के पास लीगल बैकिंग होती है। ये बात समझ में आ गई? इज द आइडिया क्लियर टू यू? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? धीरज सिंह, अनमोल आनंद, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का, संविधान का एक पर्पज ये भी होता है कि वो लिमिटेशन को भी इनहेरेंट करे ताकि सरकारें एब्सोल्यूट ना हो जाए। सो फार क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया संविधान। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं। दो तरीके के संविधान होते हैं। संविधानों की क्वालिफिकेशन बहुत सारी होती हैं। एक वर्गीकरण के अनुसार, एक क्लासिफिकेशन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। संविधान के कई वर्गीकरण होते हैं। एक के अनुसार संविधान रिटन भी होता है और अनरिटन भी होता है। तो व्हाट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? अभिनव बताइए, अनमोल बताइए। जब हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इससे हम प्राइमा फेशी क्या समझते हैं और सब्सटेंटिवली क्या समझते हैं? मोटे मोटे तौर पे क्या दिखाई पड़ता है, क्या समझूं मैं इससे, या गहराई में जाऊं तो क्या समझूं इससे? व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? एनीबडी? एनीबडी कोई बता सके? देखिए,
पहली कैरेक्टरिस्टिक, यस, गुड अभिनव, गुड, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, अभिनव ने बताया। अनमोल ने उसका सतही मीनिंग ले लिया, मार्जिनल मीनिंग ले लिया कि कागजों पे लिखे हुए नियम है वो हमको फॉलो करने हैं, कुछ हद तक वो भी सही है। आप इसको समझते जाइए। सबसे पहला पॉइंट, जब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान लिखित है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो इट इज ए कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एक सिंगल दस्तावेज है, सिंगल बॉडी है, सिंगल बुक है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में बाकायदा लिख दिए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। अनमोल भी सही और अभिनव भी सही यहां तक कि इट इज कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल डॉक्यूमेंट, codified by a body called constituent assembly। और जिस बॉडी, एक इसे बाकायदा बॉडी बैठ के बनाती है, एक बॉडी इस पे चर्चा करती है, विचार करती है, कलेक्टिव विजडम को लाकर उसमें दिखाने की कोशिश करती है, तो एक पर्टिकुलर संस्था इसे बनाती है, ठीक है। बनाकर किसी पर्टिकुलर डेट से लागू करती है। पहले संस्था संविधान को बनाएगी, बनाकर उसको एक पर्टिकुलर डेट से लागू करेगी। हमेशा इसको लागू किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट से, हमेशा ये लागू किया जाता है इसको, ठीक है। एंड डिफाइंस द contours under which it can be amended। अब बहुत ध्यान से सुनिए। एक संस्था बैठी, भारत की संविधान सभा बैठी, भारत की संविधान सभा ने माथापच्ची की, 2-2.5 साल लगा दिए और सोच समझकर, भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत के इतिहास को देखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए, लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए एक संविधान बना दिया और एक पर्टिकुलर डेट से उसको लागू कर दिया एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये सब बातें हल्की, और एक पर्टिकुलर डेट से लागू हो गया। ये सब छोटी छोटी बातें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे बड़ी बात जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, जो सबसे गहरी बात है, वो ये है कि जब भी हम बोलेंगे कि संविधान रिटन है, जब भी हम बोलेंगे कि संविधान रिटन है, तो हम ये समझेंगे कि वो संविधान हमको ये भी बता रहा है, रिटन संविधान अपने को हैंडल करने वालों को, वो जो संविधान है, उस संविधान ने जो बॉडीज क्रिएट की हैं, वो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कोर्ट है, सीएजी है, जितनी बॉडीज हैं, संविधान अपने हैंडलर्स को ये बता रहा है कि आप मुझ में बदलाव तो कर सकते हैं, आप मुझ में बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन भी देता हूं चेंज करने की, लेकिन आप जब भी चेंज करेंगे मुझे, आप मेरी प्री डिफाइंड हदों में ही मुझे चेंज करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ नया ले आए। तो जो मैंने बेसिक पॉलिसी बता दी है, उस बेसिक पॉलिसी के बाहर जाके मुझे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंप्लीकेशन ये होता है कि जब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि वो रिजिड है, एक बॉडी ने एक बार बैठ के लिख दिया, उसमें कभी बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब संविधान तो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा। रिजिड का मतलब है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रहा है, 1950, 60, 70 की कर रहा है, 2020 की नहीं कर रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। संविधान हमेशा रेडीमेड सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम्स का। प्रॉब्लम्स का नेचर समय के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। इसका मतलब अगर संविधान एड्रेस ना करे बदलते हुए वक्त को, इसका मतलब संविधान कारगर नहीं होगा। कभी कारगर रहेगा, कभी कारगर नहीं होगा। तो संविधान, अच्छा संविधान तो हमेशा डायनेमिक होता है, चलायमान होता है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत फीकंड होता है, फर्टाइल होता है। कहता है मेरे अंदर हमेशा ही वो उपजाऊ भूमि है जिसपे आप कुछ आइडियाज फर्टाइल भूमि पर डाल सकते हो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो मेरा बेसिक आइडिया है, मुझे जब भी बदलाव करोगे मेरे बेसिक आइडिया के अंदर करोगे। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
जब भी आप संविधान में चेंज लाएंगे, जो लिखा जा चुका है वैसा ही कुछ लिखा जा सकता है। जो लिखा जा चुका है उसी समझ से ही कुछ नया लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड बट अंडर limitations of a written constitution। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो मैंने बता दिया है उसी के तहत आप मुझे चेंज कर दीजिए। इससे यह निकल के आता है कि जो लिखा है वही चेंज हो सकता है। इसका मतलब पार्लियामेंट कैन डू इसका मतलब पार्लियामेंट कैन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ये परमिशन देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कैन रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन बट अंडर द ऑलरेडी implied essence of the constitution। अब ये बताइए, पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने ऊपर लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट संविधान को रीराइट तो कर सकता है, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकता है, लेकिन जब भी बदलेगा तो जो संविधान का एसेंस है, निचोड़ है, उस निचोड़ के बाहर कभी नहीं बदल सकता। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि पार्लियामेंट संविधान को कई बार बदल दे, 100 200 300 बार बदल दे, लेकिन जब भी बदलेगा उसके पास एक एसेंस है, संविधान की सोच है, विचारधारा है, उस विचारधारा के बाद जाके संविधान को बदल नहीं सकता। इसका मतलब जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है संविधान बदलने की, लेकिन पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसका मतलब जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं तो कौन सुप्रीम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका मतलब होता है संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है, पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं है। पार्लियामेंट सर्वोपरि होता तो पार्लियामेंट के पास पावर ज्यादा होती, वो संविधान को जैसे चाहता चेंज कर देता, लेकिन संविधान ने बोला हुआ है चेंज करने की अनुमति तो दे रहा हूं, लेकिन मेरी लिमिटेशंस के तहत ही मुझे चेंज कर सकते हो। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सुप्रीम है? तो संविधान इज सुप्रीम बिकॉज पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट किसने बनाया? संविधान ने बनाया। इसलिए जब भी हम, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट मकसद क्या है, तो जैसे अभिनव ने बता दिया, जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लाइड मीनिंग है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उस देश पे कौन सुप्रीम है, कौन सर्वोपरि है? संविधान सर्वोपरि है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं होता। ऑल द ऑर्गन्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, दे आर द क्रिएशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको जो पावर मिलती है कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो पार्लियामेंट को संविधान चेंज करने की पावर किसने दी है? संविधान ने दी है। और यह भी बता दिया कि मुझको चेंज करने के लिए आपके पास ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के बाहर जाके मुझे चेंज नहीं कर सकते। ये लिमिट्स कहां लिखी हुई हैं? कहीं लिखी हुई नहीं है। इन लिमिट्स को बताया पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसमें उसने बता दिया कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा होता है। संविधान का मूलभूत ढांचा है कि संविधान इससे नीचे तो नहीं जा सकता। इस मूलभूत ढांचे को आप कभी टच मत करिए, इसके ऊपर आप फ्लैशिंग रिफ्लैशिंग करते रहिए, स्केलेटन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब ये मूलभूत ढांचा क्या है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी तो मैंने ये समझाया कि जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 2-3 बातें तुरंत मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इट इज कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल डॉक्यूमेंट, इट वाज इनेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट। भारत की संविधान सभा ने इसे बनाकर 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया, और सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। साथ साथ ये भी बता दिया कि जब भी इसमें चेंज करने की परमिशन भी दे दी, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और ये कह दिया मुझे चेंज करने के लिए मेरी आत्मा को मार नहीं सकते, मेरी आत्मा के हिसाब से मुझे चेंज
करते रहो। मैं जिंदा दिल हूं, मैं डायनेमिक हूं, मैं फर्टाइल हूं, ऑर्गेनिक हूं। मेरी सोच पर नई सोच ला तो सकते हो, लेकिन वो नई सोच मेरी सोच जैसी होनी चाहिए। इसलिए हर जो नया करोगे उसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच होना चाहिए। ये सिस्टम होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट मकसद है, वो जब भी जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब उस देश में संविधान सर्वोपरि हुआ करता है। दिस इज कॉल्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। दुनिया के ज्यादातर संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस। उस देश में जितनी परंपराएं चली आ रही हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो कानून पार्लियामेंट पास करता रहता है, उन सबको मिला दें तो वो कहलाता है उस देश का संविधान। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डॉक्यूमेंट। इट evolves over a period of time। क्या मतलब? ये इवॉल्व होता है। वहां की पार्लियामेंट जो जो कर सकती है, उस देश की पार्लियामेंट जो जो कानून बनाती रहेगी, वो उसका संविधान ऑटोमेटिकली बनता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक संविधान सभा बैठी, उसने एक संविधान बनाया और संविधान को बना के एक तारीख से लागू कर दिया। ऐसा नहीं होता। वहां तो क्या है, जो वहां की संसद कानून बनाती रहती है, उसके तहत जो नियम बनते रहते हैं, वहां की जो परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि ये देश का संविधान है। ये किसी एक बुक के फॉर्म में नहीं है कि एक नया कानून बनाया इंग्लैंड ने और उसमें ऐड कर दिया तो वो एक बुक मोटी होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट लॉ डिफरेंट डिफरेंट जगह रखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों के लिए हैं, लेकिन इन सबको मिला के माना जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब भी हम अनरिटन, रिटन वाला भी रिटन ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ होता है, ये भी फॉर्म में होता है, लेकिन एक सिंगल बुक के फॉर्म में नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट लॉज टुगेदर आर अंडरस्टूड टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करता है उस देश का पार्लियामेंट। उस देश की संसद जो जो सोचती रहती है, जो जो वो सोचती रहती है, उस पर जो कानून बनाती रहती है, उसे कहते हैं रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहां पर पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन। उस देश की संसद डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट कह देगी वो बन जाएगा उस देश का संविधान। इसका मतलब कौन सुप्रीम हुआ? इसका मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम हुआ। इसका मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है हमेशा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है हमेशा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड वगैरह में कौन सा लॉ है, कौन सा संविधान है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या मतलब? जो वहां की संसद कह देगी वही संविधान का पार्ट बन जाएगा। एक सिंगल किताब नहीं है। मतलब इंग्लैंड में वॉट एवर पार्लियामेंट डिफाइंस in England, for example, England, New Zealand have unwritten constitution. So in the system of England, whatever the Parliament of England defines becomes the constitution. In the system of England, England के सिस्टम में जो वहां की संसद कह देगी वही बन जाएगा संविधान। तो कौन सुप्रीम हुआ? किसके पास पावर ज्यादा है? पार्लियामेंट के पास पावर ज्यादा है। जो पार्लियामेंट पास कर देगा कानून वही उनके संविधान का पार्ट हो जाता है। तो इन दिस सिस्टम whatever parliament defines becomes the constitution. But in our system, parliament can define whatever has already been defined. हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट, इंग्लैंड वाले सिस्टम में पार्लियामेंट जो डिफाइन कर देगा वो संविधान है। हमारे वाले में पार्लियामेंट जो भी डिफाइन करेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड के अंदर होना चाहिए। ऑलरेडी डिफाइंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर संविधान सुप्रीम हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट के पास
रीडिफाइन करने की पावर तो है, लेकिन लिमिटेशंस के अंदर है। इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और रिटन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। संविधान सर्वोपरि है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का हैंडीवर्क है। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन वहां की पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट का बच्चा है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट संविधान का बच्चा है, संविधान ने पार्लियामेंट को क्रिएट किया है, इसलिए संविधान सुप्रीम है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो एक क्लासिफिकेशन के अनुसार संविधान दो तरीके के होते हैं, एक रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। रिटन अनरिटन समझ में आ गया बच्चों? रिटन अनरिटन समझ में आ गया? अनमोल, अभिनव, साशी, एवरीबडी? चलिए सही है, ठीक। तो एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक और कंसेप्ट पे आ जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। फ्रांस का एक किंग हुआ करता था, लुई 14। वो कहता था आई एम द स्टेट, मैं हूं स्टेट, सब कुछ मैं ही हूं। ऑल पावर्स इमर्ज फ्रॉम मी। मैं ही पार्लियामेंट हूं, मैं ही जुडिशरी हूं, मैं ही एग्जीक्यूटिव हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही नियम बनाऊंगा, मैं ही एडजुडिकेशन करूंगा। वो कहता था आई एम द स्टेट, सारी सत्ता एक व्यक्ति विशेष में निहित है। वो अपने आप को स्टेट कहता है, स्टेट सब कुछ मेरे पास है। इसका मतलब हो गया कि इस सिस्टम को समझें तो इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब अगर एक ही व्यक्ति में सारी पावर समाहित हो जाएं, एक ही व्यक्ति में, एक ही संस्था में सारी पावर समाहित हो जाएं, तो इसका मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब है देयर इज जब भी एक व्यक्ति विशेष में सारी पावर्स आ जाएं, एक संस्था में सारी पावर आ जाएं, इसका मतलब उसका दुरुपयोग हो सकता है। वो आर्बिट्रेरी तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, मनमानी कर सकते हैं। जब भी मनमानी होती है इट एंडेंजर्स जब भी किसी संस्था को मनमानी करने की अनुमति दे दी जाए, इसका मतलब अल्टीमेटली पावर का दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग होगा तो लोगों की जो लिबर्टीज होती हैं वो हमेशा एंडेंजर हो जाएगी। इसलिए सत्ता एक संस्था विशेष, व्यक्ति विशेष में जब तक रहेगी तब तक उसका दुरुपयोग होता रहेगा, और चांसेस ज्यादा है जब भी ऐसा होगा तब तक लोगों के फ्रीडम और लिबर्टी वो हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, लिबर्टीज डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, एंडेंजर होती रहेंगी, उनको सप्रेशन होता रहेगा। और जब लिबर्टी सप्रेस हो जाएगी, इसका मतलब उस देश में गुड गवर्नेंस नहीं है। अगर लिबर्टी नहीं है तो इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, वेलफेयर ऑफ द पीपुल हो ही नहीं सकता। ये जो सिस्टम वहां चल रहा था, जहां एक राजा ये कहने लगा कि मैं ही सब कुछ हूं, पहले तो हो जाता था एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में होता था, राजा के शासन आदेश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राजा ही जज है, वही फैसले करेगा, राजा जो कह देगा वो फाइनल हो जाएगा। पहले हो सकता था, लेकिन जब नई सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी इवॉल्व होनी शुरू हो गई, जहां ह्यूमन राइट्स की बात, नेचुरल राइट्स की बात आने लगी, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत डेंजरस हो जाता है। वो डेंजरस स्थिति अल्टीमेटली उन लोगों के लिए परेशानी की होती है जो सिस्टम में के तहत रह रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। इसका ध्यान रखा एक फ्रेंच थिंकर ने, जिसका नाम था
18वीं सेंचुरी के आसपास होता है एक फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू। जब ये लुई 14 का समय था उसी के आसपास हुआ करता था एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर मॉन्टेस्क्यू। उसने एक किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, एक किताब लिख देता है स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें वो कहता है कि पावर का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर पावर कंसंट्रेट होगी तो इसका मतलब पावर का आर्बिट्रेरी यूज होगा, मनमाना यूज होगा, तो पावर लोगों के अधिकार हमेशा जाते हैं। तो उसने इस थ्योरी को कंसीव किया जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू, 18वीं सेंचुरी के आसपास। किताब का नाम स्पिरिट ऑफ लॉज। एज पर मॉन्टेस्क्यू देयर आर 3 ऑर्गन्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उसने कहा सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के अनुसार 3 ऑर्गन्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी। 3 ऑर्गन हुआ करते हैं। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है। क्या करती है? कानून को एडमिनिस्टर करती है। ये कानून को एडमिनिस्टर करती है, अप्लाई करती है। इट अप्लाइज द लॉज। क्या अप्लाई करती है? लॉ अप्लाई करती है। क्यों? ताकि हो जाए गुड गवर्नेंस, ताकि हो जाए गुड गवर्नेंस। तो एक होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, वो कानून को अप्लाई करती है, रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करती है, ताकि अल्टीमेटली हो जाए लोगों का वेलफेयर, गुड गवर्नेंस। ये जो लॉ है जिसके तहत जिनके क्रियान्वयन से एग्जीक्यूटिव, जिनके क्रियान्वयन से सरकार चलाती है, गुड गवर्नेंस को अचीव करती है, वो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, फ्रेम्स द लॉ। इस लॉ को फ्रेम करता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना। ये जो लॉ है जो एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल कर रहा है, इस लॉ को फ्रेम करता है कौन? लेजिस्लेचर। ये लॉ बनाता है, इसको फ्रेम करता है। ठीक है। जैसे ये कह दिया, कानून में ये बदलाव कर दिया कि जो मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एक्ट है उसमें अब सेंटर माइंस को एलोकेट किया करेगी, सेंटर माइंस को एलोकेट किया करेगी। अब पार्लियामेंट ने कानून चेंज कर दिया कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है वो राज्य का मुद्दा है, लेकिन सेंटर उसमें माइंस को एलोकेट करने की पावर अपने पास लेती है। उससे निकलने वाला रेवेन्यू राज्यों के पास जाएगा। अब सरकार ने इसने क्या किया? इसने एक कानून बना दिया। अब इस कानून के तहत जो सरकार है, भारत सरकार है, वो माइंस का आवंटन कर सकती है, वो माइंस को एलोकेट कर सकती है। तो कानून बनाने वाली संस्था ये है, उस पर काम करने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव हुआ करती है। इट फ्रेम्स द लॉ। क्लियर? लॉ क्यों बनाएगी? ताकि हो जाए गुड गवर्नेंस, ताकि हो जाए गुड गवर्नेंस। राज्य सरकारें बहुत दिन तक देखा गया माइंस एलोकेट नहीं करती हैं। माइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मिनरल्स हैं वो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की रिक्वायरमेंट है। इसका कुछ हिस्सा अपने हाथ में ले लेते हैं ताकि उसका फायदा लोगों तक पहुंचना है। अब होती है जुडिशरी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इशू निकल आए, इशू मेरे आपके बीच में आ जाए, मेरे सरकार के बीच में आ जाए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में आ जाए। हो सकता है मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एक्ट वाला जो चेंज हुआ है उसे हो सकता है राज्य चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमारी पावर कैसे ले सकते हैं। मतलब किसी के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए संस्था होती है, वो कहलाती है जुडिशरी। इट एडजुडिकेट्स और सेटल्स disputes with the help of law. It settles, adjudicates, settles dispute with the help of law. ये फैसले करती है ताकि न्याय संगत बात हो जाए। एडजुडिकेशन करती है, बीच बचाव करती है, जस्टिस प्रिवेल कराती है, इसे कहते हैं न्यायपालिका। तो उसने कहा कि ये जो गवर्नेंस के 3 मुख्य फंक्शन होते हैं, एक सरकार,
एक लॉ बनाने वाले और एक लॉ का इस्तेमाल करके जजमेंट करने वाले, ये एक व्यक्ति के पास रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट फिर लॉ ऐसा बनाएगा जिससे उसका फायदा हो जाए, एग्जीक्यूटिव ऐसे इस्तेमाल करेगा उससे फायदा हो जाए, और एग्जीक्यूटिव ही अगर जुडिशरी है तो उसे कोई चैलेंज कर नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। कॉर्नवालिस हुआ करता था, उससे पहले था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पद बनाया, कलेक्टर का पद। कलेक्टर का पद पहला सिविल सर्विसेज का पद था भारत में। उसने क्या किया, कलेक्टर के पास दो अधिकार दे दिए। एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर शहर से सारा रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, आप कलेक्टर हैं, और रेवेन्यू कलेक्शन के जो मुकदमे आएंगे वो भी आप ही सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इट वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंस्टीट्यूशन। कलेक्टर ही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगा तो वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। रेवेन्यू कलेक्ट करने में कुछ गलती हो जाए तो देने वाला हो सकता है मुकदमा करे, उस मुकदमे की सुनवाई भी कौन करेगा, मुकदमे की सुनवाई भी करेगा कलेक्टर। तो वो खुद ही गलत करने वाला है, अपनी गलती को सुधारने वाला भी खुद है। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको कॉर्नवालिस ने चेंज किया और सेपरेशन ऑफ पावर के तहत उसने कहा जो कलेक्टर है उसके पास सिर्फ रेवेन्यू का अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट जज का पद बनाता हूं, जुडिशियल कार्य साले डिस्ट्रिक्ट जज के पास हुआ करेंगे। उस समय की बात है ये, ठीक है। तो ये कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अभी ना बता दूंगा आपको, आप बेटा सब समझ में आ जाएगा, बस अभी चलते जाइए। अभी जितनी बातें बोली जा रही हैं इनके कुछ कुछ कंट्राडिक्शन आपको मिलने लगेंगे, बस सुनते जाइए ध्यान से। ये जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। आपका फंक्शन ये है, आपका फंक्शन ये है, आपका फंक्शन ये है। आप अपने अपने डोमेन में काम करिए, अपने अपने फंक्शन में काम करिए, ताकि तीनों ठीक से काम कर सके, अल्टीमेटली हो जाए गुड गवर्नेंस। पावर कंसंट्रेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड दिस थिंग। इन तीनों को थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल दीज थ्री, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आर ऑल्सो कॉल्ड थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और प्रेस को मान लेते हैं हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेस को मान लिया जाता है, प्रेस को मान लेते हैं, प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इन तीनों को कहते हैं द थ्री पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम वैसे देखें तो सेंटर में जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, भारत सरकार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, भारत की संसद सेंट्रल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट हो जाता है सेंट्रल जुडिशरी, दैट इज जुडिशरी। स्टेट लेवल पे चले जाएं, स्टेट गवर्नमेंट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है अपने राज्य के लिए अपनी स्टेट लिस्ट पर, और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं स्टेट जुडिशरी में। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कम से कम दो स्तर पर तो दिखाई पड़ता है, तीसरे पे भी हुआ करता है, बाद में बात करेंगे। यह कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इतनी बात समझ में आ गई। सो separation of powers prevents concentration of powers, which leads to a lot of discretion. Lot of discretion leads to loss of liberty। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ताकि डिस्क्रिशन ज्यादा ना हो किसी के पास, ताकि लॉस ऑफ लिबर्टी ना हो जाए। वैसे भी करप्शन का मतलब होता है डिस्क्रिशन, और उसमें से अगर जवाबदेही निकाल दी जाए तो करप्शन हो जाएगा। किसी को बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं, आप अपने विजडम से, डिस्क्रिशन का मतलब होता है आई एम टेकिंग डिसीजन यूजिंग माय ओन विजडम, आई एम नॉट गाइडेड बाय एनीबॉडी, किसी की सलाह मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अधिकार है, उनका उपयोग करके फैसला ले लूंगा। लेकिन आप जब अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको यदि ये ज्ञात रहे कि मुझे इसकी जवाबदेही भी करनी है तो शायद आपसे गलत नहीं होगा। लेकिन डिस्क्रिशन से जब अकाउंटेबिलिटी निकल जाएगी तो वो अल्टीमेटली रॉन्ग डिसीजन या करप्शन की ओर
ले जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि एसओपी ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी। ये जवाबदेही की तरफ भी काम करती है। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है आप अपने अपने डोमेन में काम करिए, इसका मतलब है अपने डोमेन में सही काम कीजिए। एसओपी का मतलब सिर्फ अपने डोमेन में काम करना भर नहीं है, अपने डोमेन में सही काम भी कीजिए। ये अगला मकसद होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इसका मतलब इसके तहत ऐसा भी हो सकता है कि आप यदि अपने डोमेन में ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फुलफिल ना करने का चार्ज लग सकता है। तो पहला मकसद हो गया, it stops concentration of power. Second, it leads to extraction of accountability on the part of the organs. वो जो 3 ऑर्गन्स हैं उनके पार्ट पे हमको जवाबदेही चाहिए है, तभी तो दिया है सेपरेशन ऑफ पावर। आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, और अपना काम कीजिए नहीं, अपना काम सही कीजिए। सही करना भी जरूरी है, डिसीजन लेना भर सही नहीं है, सही फैसला सही बॉडी से आना चाहिए। इस सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? समझ में आया? इसका मतलब राइट डिसीजन should come from right organ. राइट डिसीजन शुड कम फ्रॉम राइट ऑर्गन। सिर्फ ये नहीं है कि आप फैसला दीजिए, फैसला सही है वो बात अलग है, फैसला उस बॉडी से आए जिसका वो फैसला देना काम है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CEC and EC is in contradiction to doctrine of separation of powers, executive and legislature. अपॉइंटमेंट करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। सरकार अपनी सरकार के तहत जितने ऑर्गन्स काम करते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन सरकार को अपॉइंट करने के आदेश कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। इसका मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट सरकार के डोमेन में एनक्रोचमेंट कर रहा है। ये सिस्टम बनाना किसका काम है? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ये काम लॉ बनाने वालों का है, पार्लियामेंट बनाने वालों का काम है। पार्लियामेंट बनाएगा इसका काम, इस काम को करेगा। इसका मतलब जब हम बात करते हैं कि राइट डिसीजन शुड कम फ्रॉम द राइट डिसीजन, इसका मतलब अगर पार्लियामेंट ने कानून इतना पुख्ता बना दिया होता, पार्लियामेंट ने गैप ना छोड़े होते, तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के डोमेन में क्यों कूदता? सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के डोमेन में क्यों कूदता? इसलिए इसका एक मतलब यह भी है कि सही फैसला आना, ये फैसला सही है, ये फैसला सही है कि इलेक्शन कमिश्नर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ना आए, वो फियर ऑफ फेवर से अलग होकर काम करें। इसलिए उनको अपॉइंट करने के लिए कमेटी होनी चाहिए। ये फैसला सही है, लेकिन फैसला सही बॉडी से नहीं आया है। ये फैसला अगर पार्लियामेंट ने लॉ में चेंज कर दिया होता या सरकार ने ठीक किया होता तो फैसला सही होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी फंक्शन कैसे फुलफिल होगा? तो इनको अकाउंटेबल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आप जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो सही लोग हों, ये देखना हमारा काम है, संविधान ठीक से फॉलो हो, ये देखना हमारा काम है। इसलिए जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब इसका ये भी होता है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। एक दूसरे पे नजर रखे हुए है, एक दूसरे पे नजर रखे हुए है, चेक्स एंड बैलेंसेस। सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार ठीक से काम करो, पार्लियामेंट ठीक से काम करो। पार्लियामेंट कहता है सरकार ठीक से काम करो वरना मैं ले आऊंगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। सुप्रीम कोर्ट से जजेस से कहते हैं आप ठीक से काम कीजिए वरना आपके खिलाफ आ जाएगा क्या? इंपीचमेंट मोशन। तो तीनों एक दूसरे पर एक आई रखे रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस किए रहते हैं ताकि ये बैलेंस में चले और गुड गवर्नेंस हो जाए। एनक्रोचमेंट अलाउड तो है,
सिस्टम ऐसा, क्योंकि गवर्नेंस का फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हम नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं फंक्शंस का ओवरलैप तो होगा, लेकिन जो ओवरलैप है वो पेरिफेरल हो सकता है। वो जो ओवरलैप है वो पेरिफेरल हो सकता है, वो कोर फंक्शंस में नहीं होगा। जो कोर फंक्शन है इसमें नहीं होगा, पेरिफेरल हो सकता है। अगर ये ओवरलैप हो रहा है इसका मतलब कहीं कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस को ठीक करने के लिए ऐसा हो रहा है। अभिनव ने जो बात की थी कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का पार्ट है, वो कुछ यहीं से निकल आता है। उसको समझने के लिए हम जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई? इसका मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के 3 पॉइंट क्या हो गए? It prevents concentration of power, thereby it protects liberty of the people. Thereby it protects liberty of the people because it prevents concentration of power. Second thing, it establishes the system of accountability. हर संस्था को अपने डोमेन में काम करना है और जवाबदेही के साथ करना है, वरना एक संस्था दूसरी संस्था से जवाबदेही ले लेगी। ये भी सेपरेशन ऑफ पावर से ही डायरेक्टली निकलता है। तीसरा, इट राइट फैसला राइट ऑर्गन द्वारा लेना चाहिए, ऐसा ये एज्यूम करता है, ऐसा इसका मानना है। अगर जिस बॉडी के लिए जो काम दिया गया है अगर वो ठीक से करती रहेगी तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। ठीक है। और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स बैलेंसेस करते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस नहीं है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि सुचारू रूप से गवर्नेंस हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? मेरी बात समझ गए? ऋषभ, जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, ऋषभ जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, जो आप पूछ रहे हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया? अगर मैं आपको चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जाम्पल मांगू, अगर मैं कहूं चेक्स एंड बैलेंसेस का, ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं, अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखती हैं, तो मुझे लेटेस्ट एग्जाम्पल दे दीजिए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आजकल चर्चा में है जिसका जो विच इज एग्जाम्पल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। साशी बताइए। साशी बताइए, चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जाम्पल दे दीजिए। अभिनव बताइए, तीरथ सिंह बताइए। वेरी गुड, अभिनव सिंह ने बता दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नथिंग बट, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेक बाय द लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने कहा हमें आपके कार्य में विश्वास नहीं है, इसलिए हम ले आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लोकसभा। दिस इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। वेरी गुड, ठीक। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। मैं आपको ये चीजें इसलिए विस्तार से बता रहा हूं, ये सारी चीजें इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हुआ करते हैं, जहां आपको ऑप्शन सीधा साधा नहीं मिलेगा, ऑप्शन थोड़े से घुमावदार होते हैं। इसलिए इनको डेप्थ में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वरना सेपरेशन ऑफ पावर्स जो मैंने आपको बताया है, ये मेंस लेवल की हम डिस्कस करें तब इतना डिस्कस करने लगते हैं, वरना तो यही बता देते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हुआ करता है। बट उसके इम्प्लीकेशन भी मैंने आपको बताया, ताकि अगर प्लेस में टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि आ जाता है, तो यू कैन सॉल्व देम। नाउ एक और कंसेप्ट होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसका एसेंस क्या है मैं आपको एसेंस समझाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी, इसका बहुत सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट
by government by representatives of people। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में समझें, गवर्नमेंट बाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल, लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदों द्वारा जब सरकार चले, मतलब लोग अपने ऊपर रूल करने वालों को खुद चुने, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो इसकी ये हो जाती है। ठीक है, एक बात होगी। अब अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट of the people by the people for the people। देखिए बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है। अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब गवर्नमेंट is a subset of people, every member of the government is from the people। लोग अपनों में से ही कुछ को गवर्नमेंट चुन लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात हो गई। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसका मतलब जो लोग हैं उनमें से अपनों में से कुछ को चुन के उन्होंने गवर्नमेंट बना दिया है, ये हो गया ऑफ द पीपल। मैंने 5 साल के लिए आप लोगों को चुन लिया है, आप मुझको रिप्रेजेंट कीजिए, आप मेरे देश को चलाइए, आपको ये हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस होब्स। हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम सब मिलके आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे देश के संसाधन हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए, आपको हम सत्ता में जाने का अधिकार देते हैं, आपको हम ट्रस्टी बनाते हैं। इस देश के संसाधन किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? जनता द्वारा ओन किए जाते हैं। देश के जितने संसाधन हैं वो लोगों के संसाधन हैं। उन संसाधनों का इस्तेमाल किसके फेवर में हो? लोगों के फेवर में हो। लेकिन करेगा कौन? हम चुन के बताएंगे, आप करिए, हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। कि लोग अपनों में से चुन के किसी को भेज देते हैं तो वो बन जाती है गवर्नमेंट। लोगों ने उन पे ट्रस्ट जाहिर किया है, तभी वो गवर्नमेंट इज ऑलवेज वर्किंग एज अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल। मैंने आपको ट्रस्ट दिया है, आप संसाधनों का इस्तेमाल मेरे फेवर में कीजिए। ठीक, मैंने आपको 5 साल के लिए सरकार में बिठा दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जब सरकार में चले गए हैं तो आप मनमानी करेंगे। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, या आप मेरे ट्रस्टी हैं, इसका मतलब ये नहीं है मनमानी करेंगे। यहां बाय द पीपल भी है। बाय द पीपल का मतलब है कंट्रोल्ड बाय द पीपल। बाय asserting their rights। थोड़ा सा समझ जाइएगा, हल्के हल्के से, कहीं कहीं थोड़ा आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के नेचर को देखते हुए। देखिए, यहां तो हमने 5 साल के लिए सरकार बना दी। 5 साल के लिए सरकार आपको बना दी तो हमने आपको लाइसेंस दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लाइसेंस दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि हमेशा ही 5 साल में मैं आपको कंट्रोल में रखे हुए हूं कि जिस चीज के लिए मैंने आपको ये सत्ता दी थी, जिस चीज के लिए मैंने आपको ट्रस्टी बनाया है, उनका इस्तेमाल मेरे हक में कीजिए, मेरा अधिकार है। इसलिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर कर समय समय पर मैं सरकार को कंट्रोल में रखता हूं। इसका मतलब होता है बाय द पीपल। Once elected, it does not mean that government can do anything for the next 5 years. Government always remain under the radar of the people, which people exercise by with the help of their chosen representatives। एनसीएम क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? एनसीएम लोगों का अधिकार है कि वो सरकार से प्रश्न पूछे कि इस मुद्दे पर आपने क्या किया, इस मुद्दे पर आपने क्या किया। तो जब हम बाय द पीपल का मतलब करते हैं तो इसका मतलब होता है सरकार हमेशा लोगों के रडार में रहती है, सरकार हमेशा लोगों द्वारा कंट्रोल होती रहती है। कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं। डेली बेसिस पर क्वेश्चन आवर भी कंट्रोल है, मोशन भी कंट्रोल है, जीरो आवर भी कंट्रोल है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट पार्लियामेंट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? सरकार के ऊपर जवाबदेही लेने के तरीके हैं। इसलिए सरकार में हमने आपको भेजा तो है, आप मेरे फेवर में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हमेशा कंट्रोल में रखूंगा। जिस दिन मुझे लगा आप मेरे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं, उस दिन मैं आपको सत्ता से हटा दूंगा। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
इज नॉट एन एब्सोल्यूट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एन अकाउंटेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। बाय द पीपल ये बताता है कि हमेशा सरकार लोगों के कंट्रोल में रहनी चाहिए, इसका मतलब है बाय द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब ऑब्वियसली हो जाता है कि सरकार हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेगी, ये होता है फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी। इसका ये एक्सप्लेनेशन कहीं एक पर्टिकुलर किताब में मैंने पढ़ा था, वो मैंने आपको बताया कि जो मुझे ठीक लगा कि यहाँ जो बाय द पीपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आ जाने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा ही आपकी जवाबदेही है। जवाबदेही डेली है, पीरियोडिक है, और 5 साल में तो होनी है। 5 साल में तो आपसे जवाबदेही ले ही लूंगा। 5 साल में सरकार बताती है ना, हमने आपके लिए ये किया, अगर आप 5 साल ठीक से काम नहीं करेंगे तो मैं अगली बार आपको सत्ता में भेजूंगा नहीं, मैंने इस्तेमाल कर लिया बाय द पीपल। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी सिंपल लैंग्वेज में ये होती है, एसेंशियली डेमोक्रेसी ये होती है। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब बात निकल के आती है बच्चों, समझ में आ रहा है? घबरा तो नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ चीजें ज्यादा हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो? आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए इतना जानना बहुत जरूरी है। इन बिटवीन 5 इयर्स जब डेली बेसिस पर सेशन होता है पार्लियामेंट में, तो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में जो एमपी क्वेश्चन पूछता है वो जनता के बिहाफ पे पूछता है कि आईएएस और आईपीएस के कितने पद खाली पड़े हैं। तो बताया सरकार ने कल कि इतने पद खाली पड़े हैं। इस मुद्दे पर आपने क्या किया है? क्या आप ये योजना लाने वाले हैं? ये क्या है? ये सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेने का तरीका है डेली बेसिस। फॉर एग्जांपल, मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सरकार से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्लियर? या मैं कोई मोशन ले आया, एडजमेंट मोशन ले आया, स्थगन प्रस्ताव ले आया कि मैं चाहता हूं कि आज 2:30 बजे, आज 4 बजे के बाद जो संसद की लिस्टेड बिजनेस है वो, अभी ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बस शॉर्ट में समझाता हूं। राज्यसभा में क्या कह रहे हैं? राज्यसभा में यही तो कह रहे हैं कि संसद की कार्रवाई को एक तरफ करके आप मणिपुर पे बाकायदा चर्चा कीजिए। मणिपुर पर चर्चा करने का मतलब क्या है? मतलब आपसे अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुई उस पर सरकार बताए कि वो काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्या दिक्कत आई। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ 5 साल में ही देनी, ऐसा नहीं है। 5 साल के बीच में जब जब सदन चलता है तब भी हो सकती है। और अब तो अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। राइट अभिनव? श्रेया रानी, मिनरल्स एक्ट, मैं आपको मिनरल एक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि एक कानून है, एक कानून है, कानून में एक बदलाव कर दिया। बदलाव ये कर दिया कि सरकार ने कहा कि जो माइंस का जो एलोकेशन होता है वो राज्य सरकारें करती हैं। अब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो अभी अखबार में कल परसों में आया कि उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सेंटर माइंस एलोकेट कर देगी। माइंस का जो ठेका है सेंटर भी दे देगा, भले ही उससे निकलने वाला पैसा राज्यों के पास ही जाएगा, सेंटर नहीं लेगा, लेकिन माइंस एलोकेट करने का अधिकार सरकार ने ले लिया। अब पार्लियामेंट ने इस कानून में चेंज किया और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगी? भारत सरकार करेगी। तो भारत सरकार कानून को अप्लाई कर रही है, लेकिन कानून बनाया किसने? पार्लियामेंट ने बनाया। एग्जाम्पल के जरिए बता रहा था, माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का जो कानून है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके तो मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके बता रहा हूं आपको। समझ में आ गया? अभिनव सिंह, बेटा रिमूवल मेथड 5 साल के बाद नहीं आता, 5 साल से पहले भी आता है। एनसीएम क्या है? एनसीएम कब आया? एनसीएम कल निकल के चला है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आज जब चाहे तब आ जाए, जब चाहे तब आ जाए, सरकार के बनने के 1 दिन बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है। ये छोटे छोटे जो प्रश्न आपके उठ रहे हैं इसलिए कि अभी हम जब उस मुद्दे पर आएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते रहिए, है ना? आगे देखिएगा ये चीजें बहुत विस्तार से आपको पता लग जाएंगी। नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन थोड़ा ना 5 साल से पहले भी 5 साल तो मैं आपको वोट दे के बता दूंगा कि आपको मैं चुन रहा हूं नहीं चुन रहा हूं।
5 साल से पहले भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं चाहूं तो आपको सत्ता से हटा दूं। उनमें सबसे बड़ा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजमेंट मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। गुड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, जिससे लोगों के नुमाइंदे सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करके रखते हैं। सरकार पे कटघरे में खड़ा रखना भी पार्लियामेंट का एक फंक्शन होता है, इसलिए सरकार पार्लियामेंट में आंसरेबल होती है, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। गॉट? रिमूवल मेथड 5 साल के बाद नहीं आता, पहले भी आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेमोक्रेसी के 2 डायमेंशन जो आपके मेंस में बहुत काम आने वाले हैं, आपके ऐसे में काम आने वाले हैं, आपकी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी की 2 काइंड्स, 2 डायमेंशंस, 2 एस्पेक्ट्स, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। डेमोक्रेसी की 2 डायमेंशन, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 51% प्रिंसिपल, 51% प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। 100 लोगों का ग्रुप था, 51 ने कहा यस, इसका मतलब फैसला हो गया जो 51 ने कहा। इसका मतलब जो भी फैसला हुआ अगर 51 लोगों के वोट से हो गया, इसका मतलब डेमोक्रेसी कहती है मेजॉरिटी से फैसला होना चाहिए, मेजॉरिटी ने कह दिया फैसला सही है, इसका मतलब फैसला हो गया। ये डेमोक्रेसी की सिर्फ फॉर्म वाली एस्पेक्ट है, स्पिरिट वाली एस्पेक्ट नहीं है। ये उसका एक प्रोसीजर है, आपने प्रोसीजर फुलफिल कर दिया। आपने कहा वोट दो, 51 लोगों ने वोट दे दिया, इसका मतलब मेजॉरिटी है, इस चीज को पास कर देते हैं, डिसीजन दे देते हैं। इसका मतलब 49% said no, 50% said yes, 49% ने नो कह दिया। ठीक है, ये इसका मतलब आपने प्रोसीजर फुलफिल कर दिया, आपने डेमोक्रेटिक वे से बिल को पास करा दिया और बिल पास हो गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, कानून बन गया, एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर? लेकिन सब्सटेंटिव का मतलब होता है, और जब इसकी बात करते हैं तो हो सकता है 51% लोगों ने जिन्होंने इसको पास किया है, हो सकता है सरकार की पॉलिसी उनका ज्यादा ध्यान रखे जो 51% हैं, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। जिन लोगों ने सरकार को चुना है, पूर्ण बहुमत दे दिया है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी है, वो सत्ता में आ गए, उनके पास 303 सीटें हो गई, 330 सीटें हो गई। इसका मतलब जो और 200 लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है, उनके लिए यदि वो काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो सिर्फ प्रोसीजरल एस्पेक्ट डेमोक्रेसी को फुलफिल कर रहे हैं। भाई हमको 330 लोगों ने वोट दिया है 543 में, हम जब भी पॉलिसी बनाएंगे सिर्फ 330 लोगों के हित का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये डेमोक्रेसी की बस प्रोसीजरल एस्पेक्ट फॉलो हो रही है, मतलब ऑल डिसीजंस, ऑल पॉलिसीज आर मेड कीपिंग इनटू कंसिडरेशन दीज पीपल। जब आप उन्हीं के लिए काम करें जिन्होंने आपको चुन के भेजा, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी का एक ही भाग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज फॉर्म वाला, प्रोसीजर वाला। असली डेमोक्रेसी तब होती है जब 51% वाली गवर्नमेंट शैल वर्क फॉर 100%। भले ही आपको वोट 51 लोगों ने दिया है, लेकिन आपको 49 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। इसे कहते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि आपको जिन लोगों ने वोट दिया है, आपकी मेजर पॉलिसी मेकिंग का सोच उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने आपको वोट दिया है। लेकिन चूंकि आप मेजॉरिटी से सरकार में आ तो गए हैं, ये एक मेथड था आपको सरकार में लाने का, बट एक बार आप सरकार में आ गए तो आपके लिए 41 और 49 का डिवीजन खत्म हो जाएगा। 49 वाले परसेंट लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं जितने 51% वाले लोग हुआ करते हैं। अगर सरकारें ये एस्पेक्ट दिखाने लगे तभी कहलाती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी होगी तभी होगा सही मायनों में वेलफेयर ऑफ द पीपल, तभी होगा वेलफेयर ऑफ ऑल। अगर यही एस्पेक्ट फुलफिल होगी तो होगा वेलफेयर ऑफ फ्यू। अगर सरकारें सिर्फ उनका ध्यान रखें जिनको सरकारों ने वोट दिया है तो वेलफेयर ऑफ फ्यू होगा। लेकिन सर्वोदय तब होगा, सर्व का उदय तब होगा
जब भले ही आपको वोट दिया है 51 लोगों ने, लेकिन आप ख्याल 100 के 100 का रखेंगे। जब भी पॉलिसी बनाएंगे 100 के 100 का ख्याल रख के पॉलिसी बनाएंगे। जब तक ये आइडियल नहीं मीट हो जाता तब तक डेमोक्रेसी अपने रियल रूप में काम नहीं करती। इसलिए डेमोक्रेसी का सिर्फ सब्सटेंटिव रूप फुलफिल कर देना सफिशिएंट नहीं होता। आई मीन डेमोक्रेसी का सिर्फ प्रोसीजरल रूप फुलफिल कर देना सफिशिएंट नहीं होता। डेमोक्रेसी का जब तक सब्सटेंटिव पार्ट नहीं फुलफिल होगा तब तक डेमोक्रेसी सही मायनों में नहीं है। आपके रूल से सभी को फायदा हो रहा है, सभी का वेलफेयर हो रहा है, तभी डेमोक्रेसी का रियल एसेंस रोल प्ले कर रहा है, अदरवाइज रोल प्ले नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये दो फैसेट्स कहलाते हैं डेमोक्रेसी के, प्रोसीजरल पार्ट और सब्सटेंटिव पार्ट। और इसे ऐसे भी लिख देते हैं, डेमोक्रेसी इन फॉर्म एंड डेमोक्रेसी इन स्पिरिट। डेमोक्रेसी इन स्पिरिट, बात समझ में आ गई? इज सब्सटेंटिव और स्पिरिट और फॉर्म और प्रोसीजर समझ में आ गया आपको? हैव यू गॉट दिस? सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी जितना फायदा 51 लोगों को पहुंचाए उतना फायदा 49 लोगों को भी पहुंचाए। अगर सरकार की पॉलिसी ऐसे बनाई गई है जिसमें 51 का फायदा हो 49 का कम हो, इसका मतलब डेमोक्रेसी सही मायनों में काम नहीं कर रही है, सब्सटेंटिवली काम नहीं कर रही है, बस फॉर्म वाइज काम कर रही है। मैंने मेथड फॉलो किया है, एसेंस फॉलो नहीं किया है। तो सही डेमोक्रेसी ये होती है और यही अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ ऑल की तरफ ले जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का असली मकसद होता है। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंटिव, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल। आ गया समझ में बच्चों? इज इट क्लियर टू यू? साशी, अभिनव, चलिए इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लें। अब एक कंसेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रूल ऑफ लॉ, ये आप सुनते रहते होंगे बार बार कि होता है एक रूल ऑफ लॉ। क्या होता है रूल ऑफ लॉ? ध्यान से समझिए। इंग्लैंड में एक पॉलिटिकल थिंकर एबी डाइसी ने उसके बारे में कुछ बताया कि 3 चीजें होती हैं रूल ऑफ लॉ में, उसके बारे में बताया। ठीक है, वो क्या है, एबी डाइसी ने क्या कहा। और रूल ऑफ लॉ की कोई, एबी डाइसी की डेफिनेशन जो है वो एक इंग्लैंड के सिस्टम को लेते हुए होती है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है, फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कई तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। जितनी डायमेंशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे कभी आ जाए तो एक कंसेप्ट इंग्लैंड का है, इट वॉज गिवन बाई एबी डाइसी, उन्होंने दिया था इस कंसेप्ट को, उसको भी ले लूंगा। और चीजें जो इसमें आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है वो भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पहला कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ में होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो पहला एलिमेंट होता है वो कहलाता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है, कोई और सुप्रीम नहीं है। मतलब सबके ऊपर लॉ काम करता है, लॉ इज सुप्रीम। नन इज above the law and none is above the law। कानून के ऊपर कोई नहीं, सबसे सुप्रीम क्या है? कानून है। तो सबसे पहला एंगल होता है रूल ऑफ लॉ का, देयर शैल बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दैट इज गवर्नमेंट works in subordination to the law, not vice versa। गवर्नमेंट का संदर्भ यहां पर
जितनी स्टेट संस्थाएं हैं मैं उनको ले रहा हूं, है ना। जो सरकार है उनकी एजेंसियां हैं, वो लॉ के तहत काम करती है, ना कि लॉ गवर्नमेंट के तहत काम करता है। जो संस्थाएं हैं वो लॉ के तहत काम करती है, ना कि लॉ उनके तहत काम करता है। दिस इज कॉल्ड सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। जो संविधान है या लॉ है वो सर्वोपरि है। पहली डायमेंशन तो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है, लॉ से ऊपर कोई नहीं हो सकता, फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो सेकंड कोरोलरी है, जो सेकंड डायमेंशन है रूल ऑफ लॉ की, उसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। अभी इसको आप ऐसे समझिए, इनके वेरिएशंस भी हैं, है ना, हम समझाने की बात कर रहे हैं। लॉ सबके लिए बराबर लागू होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ सबके सामने सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है। लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट, लॉ लोगों में भेदभाव नहीं करता, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। ये एक और फैसेट है, ये एक और एंगल है रूल ऑफ लॉ का। एक तो कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, सभी को कानून के तहत काम करना है, कानून उनके नीचे काम नहीं करेगा, वो कानून के नीचे काम करेंगे। दूसरी बात, कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका मतलब nobody is above the law, nobody is above the law and nobody is below the law also। जब मैं कह रहा हूं nobody is below the law also, इसका मतलब ये नहीं कि कानून किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। कानून सबके लिए एक सा है, nobody is above the law and nobody is below the law also। ऐसा नहीं है कुछ लोग कानून के, इनके लिए किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। तो कानून सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब आर्टिकल 14 में आएंगे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरी डायमेंशन होगी कानून सबके लिए बराबर है। अब इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरी डायमेंशन, थर्ड इज राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल आर कोडिफाइड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। दूसरी बात, जो मेरे अधिकार हैं, जो मेरी लिबर्टी है, मेरे फ्रीडम्स हैं, जितने भी मेरे अधिकार वगैरह हैं, वो बाकायदा कोडिफाइड हैं और कानून में और कानून द्वारा प्रोटेक्टेड भी हैं। क्या मतलब, जो मेरे अधिकार हैं वो मुझको किसी की स्वीट विल से नहीं मिलते हैं, सरकार की इच्छा से मुझे अधिकार नहीं मिलते हैं। सरकार का काम तो उनकी सुरक्षा करना है, अधिकार तो मुझको मिलते हैं संविधान से। तो मेरे जो लॉज हैं, मेरी जो राइट्स हैं, मेरी जो लिबर्टीज हैं, दे आर वेल कोडिफाइड in a law, for example law or constitution, and they are also protected by law, they are also protected by law। क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अगर ये कह दिया जाए कि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, कानून बना दिया गया, संविधान बना दिया गया, पार्ट 3 में लिख दिया गया आपको फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, आपने मेरे फंडामेंटल राइट एन्यूमरेट तो कर दिए। व्हाट इफ समबडी वायलेट्स माय फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट देना फंडामेंटल राइट के फुलफिलमेंट का आधा एंगल है। राइट्स देना, अधिकारों को देने का आधा पार्ट है, पूरा पार्ट तब होता है जब एक ऐसा मैकेनिज्म भी हो जहां मुझे अपने वायलेटेड अधिकारों को वापस लेने का भी अधिकार मिले। इसका मतलब मेरे अधिकार प्रोटेक्टेड भी होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। इसका मतलब माय वायलेटेड राइट्स शुड बी ध्यान से समझिएगा, अधिकार दे देना एक बात, अधिकार दे देना एक बात, अधिकारों के इन्फ्रिंजमेंट के केस में उनको वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए। इसलिए तीसरा पॉइंट ये कहता है अधिकार बाकायदा मेंशन्ड हो, प्रोटेक्टेड हो बाय लॉ। लॉ ये कहता है
दे शुड बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर मेरे अधिकार सरकारें मुझे अधिकारों से वंचित करती हैं, वायलेट करती हैं, तो मैं अधिकारों को कोर्टों द्वारा लागू करा सकूं, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्लियर? इसका मतलब अगर वो सिस्टम जहां पर लॉ लिखे तो हुए हैं, ऐसा संविधान जहां लॉ लिखे तो हुए हैं, लेकिन लॉ वायलेट आसानी से हो जाते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई होती नहीं है, मेरे अधिकार वायलेट होकर पड़े रहते हैं, मुझको वापस मिलते ही नहीं है, यदि ऐसा है इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो अधिकारों का होना भर नहीं सफिशिएंट, अधिकारों की सुरक्षा, उनका वापस मिल जाने की गारंटी भी उतनी ही गारंटीड है जितनी उनको बताकर आपने दिए कि संविधान में आपको लॉ मिलेंगे। तीसरा एलिमेंट यह है कि ऑल माय राइट्स एंड लिबर्टीज आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। संविधान ने उन्हें प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर मेरे अधिकार का वॉल्यूशन हो जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर आर्टिकल 32 में अपने अधिकारों के उल्लंघन को रीइंस्टेट करा सकता हूं। अगर ऐसा है तो रूल ऑफ लॉ है, अगर ऐसा है तो रूल ऑफ लॉ है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगली बात बेटा छोड़ दो, फ्रीडम और लिबर्टी इसलिए छोड़ दो कि हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे। हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। हमारी पॉलिटी के लिए दोनों वर्ड सेम है, आप दोनों को बिल्कुल सेम मानिए, ठीक है? दोनों को सेम मानिए। इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आई हैव मेनी लिबर्टीज, बस मैंने आपको हिंट दे दिया। इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आई हैव मेनी लिबर्टीज। बस आप पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल मत जाइए, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, आप पॉलिटी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आप और गहराई में चले जाएंगे। छोड़ दीजिए उसे बेटा। हमारी पॉलिटी के लिए दोनों सेम है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा ऐसे बारीकियां निकालेंगे तो अलग अलग हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अगला, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई लॉ ब्रीच करता है, कानून का उल्लंघन करता है, और कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाती है, लॉ इतना लचर है, सिस्टम इतना लचर है, लॉ को ऐसे बनाया गया है, कानून को पार्लियामेंट ने ऐसे बनाया है कि उसकी चंगुल में आने से पहले ही उसको तोड़ने वाले गिरफ्तार होते ही नहीं है और हमेशा फ्री घूमते रहते हैं। अगर कानून ऐसे बने हुए हैं तो भी इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ का एक डायमेंशन ये भी कहता है कानून इस तरीके से ताना बाना बुना जाए कि उसके एप्लीकेशन से ये हो जाए कि अगर उसे तोड़ा गया है तो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होनी ही होनी है। अगर ऐसा सिस्टम है जहां सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, अगर लॉ ब्रीच हुआ है तो ही होता है रूल ऑफ लॉ। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं कानून तोड़ दूंगा और किसी तरीके से इतना लचर कानून है कि इसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके मैं इससे बाहर निकल आऊंगा, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। कानून का होना भर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून का होना भर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। कानून का लॉ शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। लॉ शुड बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। आप सुनिए बहुत ध्यान से, कानून का होना भर सफिशिएंट नहीं, कानून का सही होना, जस्ट होना, फेयर होना भी इंपॉर्टेंट होता है। कानून होना भर होता, इसका मतलब यह है एक कानून पार्लियामेंट ने बना दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी कानून है। इस कानून को यह कहता है कोई भी अगर सेडिशन करता है, राजद्रोह करता है, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे। रूल ऑफ लॉ कहता है कानून, जब भी हम वर्ड लॉ की बात करते हैं रूल ऑफ लॉ वाले फ्रेज में, तो वो सिंपली डेमोक्रेटिकली मैथोडिकली पास लॉ नहीं है। लॉ एसेंशियली सब्सटेंटिव है। लॉ एसेंशियली गुड कर रहा है किसी का, लॉ का उद्देश्य अच्छा करना है। लॉ को बनाया ऐसे गया है कि लॉ का जो आउटकम होगा, लॉ का जो आउटकम होगा वो सही दिशा में जाएगा। लॉ ऐसा बना हुआ है जिसके इस्तेमाल से नुकसान होने लगे, इसका मतलब लॉ सही नहीं है। तो लॉ जस्ट भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए। अगर लॉ ऐसा नहीं है तो लॉ, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये सारी डायमेंशंस अगर फुलफिल होती हैं
तो ही हम कहते हैं कि हुआ करता है रूल ऑफ लॉ। ये बात समझ में आ गई। पहली बात, डाइसी ने तो 3 चीजें बोली। एवी डाइसी ने बोला देयर शुड बी सुपरमेसी ऑफ द लॉ, देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, देयर शुड बी प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल लिबर्टीज। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उन्होंने इसे बहुत विस्तार से एक लेक्चर में बताया था। उसमें सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। ये तो मैंने आपको डायमेंशन बताई, supremacy of the law, equality before law, liberties are well codified and are should be enforceable by the court of law। कोर्टों द्वारा हम उनको लागू करा सके, इतनी भी गुंजाइश उस संविधान में, लॉ में होनी चाहिए। तीसरी बात, जिसने गलत किया है जब तक उसको ये दिमाग में रहेगा कि मैं गलत कर भी दूंगा तो भी बच के निकल जाऊंगा, इसका मतलब लॉ कहीं गलत है, लॉ सही नहीं है, लॉ लूज है, टाइट नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। इसलिए लॉ का जस्ट फेयर रीजनेबल होना भी बहुत जरूरी है, तब होता है रूल ऑफ लॉ। इसी में सीजीआई ने 2 बातें और जोड़ दी। लॉ शुड बी सिंपली वर्डेड, लॉ शुड बी सिंपली वर्डेड एंड लॉ शुड बी एक्सेसिबल। आजकल अखबार में आप पढ़ते होंगे, ये अखबार में आता रहता है, कानून की भाषा बड़ी कठिन होती है, बड़ी पेचीदी होती है। लॉ सिंपली वर्डेड का मतलब यह है कि वो एम्बिग्विटी ना दे। ऐसा ना हो कि वकील उसका तोड़ मरोड़ करके उससे गलत करने वाले को फायदा पहुंचा दे। लॉ इतना सिंपल वर्डेड होना चाहिए कि उसका जो उद्देश्य है वो आसानी से निकल के आ जाए। लॉ कंफ्यूज ना करे, लॉ सिंप्लीफाई करे, एम्बिग्विटी की तरफ ना ले जाए, कंफ्यूजन की तरफ ना ले जाए। इसलिए लॉ का सिंपली वर्डेड होना बहुत जरूरी है। ये सीजीआई ने कहा आज से 2 साल पहले कि लॉ का होना भर सफिशिएंट नहीं, उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि वो 2-3 मीनिंग ना देकर जो इंटेंडेड मीनिंग है उसकी तरफ ले जाए। साथ साथ एक्सेसिबल का मतलब है जस्टिस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए मैं कानून का सहारा लेने में मेरी गरीबी मेरे आड़े आ रही है, तब भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। उन्होंने कहा कानून होना एक बात, कानून की मदद से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पाऊं ये दूसरी बात है। इसका मतलब है कानून सस्ता, जस्टिस सस्ता भी होना चाहिए। कानून इस तरीके से बनाया जाए उससे निकलने वाला फायदा सबके पास पहुंचे, आसानी से पहुंच जाए। अगर व्यक्ति की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कानून तो आपने 100 बना रखे हैं लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है व्यक्ति की कानून का इस्तेमाल करने की, वो कचहरी तक उसकी पहुंच नहीं है, कचहरी के बगल में रहता है लेकिन कचहरी के बगल में रहता है लेकिन फिर भी कचहरी उसके लिए बहुत दूर है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए जब हम रूल ऑफ लॉ में कानून वर्ड की बात करते हैं तो वो सिर्फ प्रोसीजरली पास्ड कानून नहीं है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया, 51 वोट से बिल पास हो गया। कानून के उद्देश्य कुछ ऐसे होने चाहिए कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हो, फेयर एंड जस्ट हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो, सिंपली वर्डेड हो, एम्बिग्विटी ना हो, कानून इक्वलिटी बिफोर लॉ करता हो, कानून सर्वोपरि हो। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हुआ करता है। दिस इज द रियल एसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। इनमें से कुछ भी नहीं है तो रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ करता है। समझ में आ गई बात? ये कंसेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ। अब इसके साथ 2 कंसेप्ट और आ जाते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब आर्टिकल 14 हम फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब उसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम ये कहें कि लॉ एग्जिस्ट करता है, इट शुड बी फॉलोड। तो ये हो जाएगा रूल बाय लॉ। कानून आपने बना लिया और कानून कहता है कि इस कानून के तहत जो जो निकल के आ रहा है उसका जो फैसला है वो सही है, इसे कहते हैं रूल बाय लॉ। आपने रूल करने के लिए लॉ बना लिया। अब यहां पर जब रूल बाय की लॉ बात करते हैं तो ये नहीं सोचा जाता है कि कानून फेयर होगा, जस्ट होगा, एक्सेसिबल होगा, सिंपली वर्डेड होगा। तो रूल बाय लॉ इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। रूल ऑफ बाय लॉ का मतलब होता है कानून बना लीजिए, उसके अप्लाई करके जो फैसला निकल रहा हो उस फैसले को आप सही मानिए कि कानून में लिखा है और जिसका आउटकम होगा वो सही होगा ही होगा, ऐसा माना जाता है। इसे कहते हैं रूल बाय लॉ। तो संविधान का उद्देश्य रूल ऑफ लॉ है, रूल बाय लॉ
नहीं हुआ करता है। क्लियर? दिस इज दिस थिंग। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये भी होता है कानून तुम्हारे लिए सबके लिए एक सा है, मैं कानून से ऊपर हूं, ये नहीं होता। जो कानून तुम्हारे लिए बनाया है वो मुझ पे भी लागू होता है। आई एम ऑल्सो नॉट अबव द लॉ, आई एम ऑल्सो बिलो द लॉ। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का। चलिए, ये मैंने कुछ कंसेप्ट आपको आज बताए इस संविधान के बारे में। होप आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर इन सबको फॉलो करें तो एक कंसेप्ट आ जाता है संविधानवाद। फिर एक कंसेप्ट आ जाता है संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वो जरिया है, संविधान वो जरिया है जिससे उस संविधान की चीजों को अचीव किया जा सकता है। हो सकता है संविधान आपके देश में हो सकता है संविधान आपके देश में हो, लेकिन संविधानवाद ना हो, क्योंकि संविधान आपने ऐसे बनाया हुआ है जिससे इक्वलिटी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इक्वल जस्टिस नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका मतलब संविधान है। यदि संविधान इन चीजों की तरफ नहीं ले जा रहा है, अगर संविधान रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं करवा पा रहा है, अगर संविधान सबको बराबर न्याय नहीं दिलवा पा रहा है, अगर संविधान कोर्टों की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू की परमिशन नहीं दे रहा है, अगर संविधान एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बना रहा है, इसका मतलब संविधान संविधानवाद की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो संविधानवाद तब स्टेब्लिश होता है जब एक अच्छे संविधान के जो उद्देश्य होते हैं, जिसमें लोगों का वेलफेयर होता है, अगर वो सब चीजें संविधान में विराजमान हैं, तो ही संविधानवाद है। संविधान होने से संविधानवाद हो जाएगा? नॉट नेसेसरी। अगर ये आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम होता है अच्छी गवर्नमेंट का, अगर वो फुलफिल हो रहा है उस संविधान से, तो संविधानवाद है, अदरवाइज संविधानवाद नहीं होता। इसका मतलब अगर संविधान की अवहेलना हो रही है तो जुडिशियल रिव्यू कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ जाएगा, मेरे अधिकारों को वापस दिलवाएगा, पार्लियामेंट के गलत कानूनों को खारिज कर देगा, है ना। अगर सरकार एब्सोल्यूट होती जा रही है तो इस संविधान में ऐसे मैकेनिज्म बने हुए हैं जिसे सरकार को हम घेर सकते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट कर सकते हैं। संविधान इक्वल जस्टिस की बात करता है, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन से रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करता है। अगर ये उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है उस देश में, तो वो संविधान अच्छा है। अदरवाइज संविधान होना भर संविधानवाद की बात नहीं करता है। हो सकता है संविधान ना भी हो आपके देश में, तब भी हो सकता है चीजें आपके देश में हो, है ना। इसका मतलब संविधान तो वो जरिया होता है, इसलिए उस जरिए को ऐसे बनाया जाए उस देश में संविधानवाद स्थापित हो जाए। एग्जाम्पल ये कह सकते हैं, पाकिस्तान डज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान डज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, बट पाकिस्तान डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पाकिस्तान के पास संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है, क्योंकि संविधान को फॉलो करने से ये आउटपुट निकलता ही नहीं है। सरकारें बेफिक्र हैं, सरकारें एब्सोल्यूट हैं, कुछ भी हो जाता है। इसलिए संविधान का वाद का मतलब होता है जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करने के मैकेनिज्म इस तरीके से बनाए जाएं, अल्टीमेटली उनकी एप्लीकेशन से निकल कर आए, तो संविधानवाद कहते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सब चीजें क्या हैं? ये संविधानवाद की तरफ ले जाती हैं, ये गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाती हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस। संविधान में वो इनफ मैकेनिज्म्स होने चाहिए चेक्स एंड बैलेंसेस के, ताकि ये सारे आइडियल्स मीट होते रहें, किसी एक के हाथ में पावर ना आ जाए, जो जिसको जिस उद्देश्य जो इसका फंक्शन है वो उसे पूरा करे, तभी जाके संविधानवाद हो सकता है। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो संविधानवाद नहीं होगा। ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हैविंग जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी दैट यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
एंड फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यू मे नॉट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में सभी के लिए कुछ अच्छा है लेकिन संविधान कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली जो उद्देश्य हैं डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के वो मीट हो रहे हैं तो संविधानवाद हुआ करता है। क्लियर? दिस इज दिस थिंग। आ गया बच्चों समझ में? गॉट? चलिए आज यही रोक दें, कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो जो मैंने आपको बताया समझ में आया? आज हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होती है डेमोक्रेसी, क्या होती है सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या होता है रूल ऑफ लॉ, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आर यू गेटिंग? मैं जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुझे प्लीज जरूर बताएं और अपने जेन्युइन क्वेश्चन पुट अप करें। आप लोगों को करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आपके कोर्स का पार्ट है, हर महीने मिला करेगी। जो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है वो आपको आपकी ऐप पर अपलोड हो जाएगी, वो आपको ले सकते हैं, वहाँ से आपको एक्सेस है उसकी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं, वो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदू, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस से, वो भी करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको ये सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। आप ऐप पे जाइए, आपको सब प्रिपॉन IAS की ऐप है उस पर जाएंगे, जहां आपका एक कोर्स चल रहा है वो सब आपको मिलेंगे। उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए और क्वेश्चंस भी है उनको सॉल्व करिए, उनके आंसर्स भी दिए हुए होते हैं, उससे आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है? अविनाश सिंह, आप कोई भी नोट्स सप्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, बस मेरे कंसेप्ट समझते जाइए और न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा की नीड नहीं है। चलिए ठीक है, कल होगी मुलाकात। इन चीजों को समझिए, अच्छी तरीके से समझिए, फिर इन पे आगे बात करते हैं। ठीक है? जो भी क्वेश्चन हो मुझे कल बताइएगा, हम उसे रिजॉल्व करेंगे।